हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास जो आपका 9th है उसका जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके हमने उदाहरण देखे थे। साथ ही साथ हमने बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली जो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा संरक्षण का जो ये नियम है, इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो कभी भी बनाई या खत्म नहीं की जा सकती। इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हम बात करें पंखे की, तो पंखा कब चलता है, जब आप स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जो है फ्लो करती है, और पंखा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी विद्युत ऊर्जा को जो है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी क्या होता है, आपका जो है विद्युत ऊर्जा आपकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, आपका एनर्जी या ऊर्जा रूपांतरित होती है। इस प्रोसेस में जो है ऊर्जा को ना ही बनाया जाता है ना ही खत्म किया जाता है। ऊर्जा कभी भी जो है बनाई या खत्म नहीं की जाती। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को हम ना खत्म कर सकते हैं ना बना सकते हैं, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका इनिशियल एनर्जी होती है, शुरुआत में जो ऊर्जा होती है, उसकी मात्रा उतनी ही होती है जितना आपका अंतिम में। ठीक है, यानी अगर हम मान लीजिए कि आप जो है 100 जूल की जो है ऊर्जा आप पंखे को दे रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो भी आपकी 100 जूल की ही होगी। यानी इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बेस में हम जो है यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे। बेसिकली हमने ये कहा था कि जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। और जब हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी होती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इन दोनों का क्या है, इन दोनों का योग। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम को जो है वैलिड होते हुए देखेंगे, किस तरीके से आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे कार्य करता है। अगर हम किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके या ऊपर से उसे नीचे लेके आए या नीचे गिराए, तो क्या होता है, आपका जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एक नियतांक वैल्यू होती है जो कि आपकी इस प्रक्रिया में बदलती नहीं है। अब सबसे पहले हम केस लेते हैं जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे। इस जो है इस क्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, मान लीजिए वस्तु ए बिंदु पर, ए बिंदु पे वस्तु है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस वस्तु को क्या किया, ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंका, यानी यहाँ पे हमने इसे क्या दी, गति दी, यानी हमने इसे क्या दिया, वेलोसिटी दी, वेग दिया, वेग दिया। ठीक है, क्योंकि आप ये जानते हो अगर आपको ऊपर फेंकना है तो आपको किसके अगेंस्ट कार्य करना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना है। और आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर क्या करेंगे, वस्तु को फेंकेंगे, यानी आप कुछ बल लगाएंगे और उस बल के कारण उस वस्तु में गति आएगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आप नीचे
ए बिंदु से वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आप वस्तु को गति देते हैं, यानी वेलोसिटी देते हैं। अब इस गति, आप यहाँ पे गति दे रहे हैं तो गति के कारण यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। काइनेटिक एनर्जी का क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये आपको गति के ऊपर निर्भर कर रहा है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम ए बिंदु देखें तो ए बिंदु में H का जो मान होता है वो कितना होता है, 0। ए बिंदु पे H का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर H का मान 0 है यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा mg इंटू 0 यानी 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बिंदु पर स्थिति क्या है आपकी, या जो इनिशियल पोजीशन हमने ली है, प्रारंभिक बिंदु लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हाइट है वो 0 है, जिस कारण हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी जो है आपकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को गति प्रदान कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर हमारा वेग जो होगा अत्यधिक होगा और यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अत्यधिक होगी, या हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पर वस्तु को ऊपर की ओर गति दी, गति होने के कारण क्या हुआ, ये वस्तु बी बिंदु तक पहुंची। कहाँ पर पहुंची, बी बिंदु पर पहुंची। अब बी बिंदु की ए बिंदु से ऊंचाई स्मॉल h है, हम स्मॉल h मान रहे हैं, ठीक। अब इस बी बिंदु पे क्या हुआ, जो आपका एनर्जी होगी, ऊर्जा जो होगी, आप अगर हम बात करें पहले जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी की, तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं और हमने क्या किया, शुरुआत में आपने वेग दिया, ठीक है, और आपने ये पढ़ा है ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, जब हम शुरू में वेग देते हैं तो हम v लेते हैं, और जब वो ऊपर या एक जो है अंतिम हाइट में जाता है तो वहां पे आपका v 0 हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आपकी इस जो वस्तु है उसके विरुद्ध जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, जो इसके वेग को कम कर देता है। अब हम मान लेते हैं कि इस वस्तु का वेग कैपिटल V से स्मॉल v हो गया, यानी B बिंदु पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m स्मॉल v का स्क्वायर होगा। तो ये क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि वेग क्या हो गया, कम हो गया, और कितना हो गया है, V से कैपिटल V से स्मॉल, ठीक है। अब हाइट कितनी अटेन की है, h हाइट अटेन की है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी mgh, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा होगी B बिंदु पर वो होगी mgh प्लस हाफ mv, क्योंकि आप क्या जानते हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है, इसके योग के बराबर होती है। इसलिए बी में आपका जो एनर्जी आया है, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी आया है वो आपका mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर आया है। अब वस्तु क्या करती है, और गति करती है और मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है। अब इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो c है, और A बिंदु से इसकी जो ऊंचाई है वो कैपिटल H है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर वस्तु रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी कि आपका जो V का मान है वो यहाँ पे 0 हो जाए। अब जब इस केस में या C बिंदु पे V का मान 0 यानी 0 हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ, कितनी है, हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पे V का मान क्या रख देंगे, आप 0 रख देंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी आपका क्या आ गई, 0 आ गई, यानी 0 आ गई। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है आपका mgh, ठीक है, mgh। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा mg और कैपिटल H या mg कैपिटल H।
तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी mg कैपिटल H आ जाएगी। वहीं अगर हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात करें तो वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर आपके v का जो मान होता है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो a बिंदु पर हाफ m कैपिटल V स्क्वायर, b बिंदु पर दोनों का सम हो जाएगा। a बिंदु पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, और c बिंदु पर आपका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी यानी mg कैपिटल H। अब इस प्रक्रिया में हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे समझी, उससे हम क्या समझते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि जो आपका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, जो सबसे अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु है, यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो वस्तु पे वो नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी मैक्सिमम हाइट या अधिकतम ऊंचाई पर यांत्रिक ऊर्जा आपकी जो है स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो। इसी तरीके से हम प्रारंभिक या बिंदु की बात करें या ए बिंदु की बात करें, इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है यानी 0 होती है। इसका अर्थ ये है कि ए बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा जो है वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका इनिशियल बिंदु है जहां से आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। ठीक है, सी बिंदु की बात करें या अधिकतम बिंदु की बात करें, यहाँ पर आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 होती है। और अगर हम बीच के बिंदु की बात करें तो बीच के बिंदु पे ये दोनों का क्या होता है, योग होता है या सम होता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो वस्तु है वो ऊंचाई तक पहुंची, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो। इस बिंदु पे हम पहुंचे, सी बिंदु पे पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें क्या पता है, अभी देखा हमने मैकेनिकल एनर्जी जो है आपके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका V जो होगा वो 0 हो जाएगा, जिस कारण काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि ये क्या है, अधिकतम ऊंचाई। अब जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो धीरे धीरे करके क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। यहाँ पे क्या होगा, पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अब वस्तु नीचे की ओर आ रही है और गुरुत्वाकर्षण बल के इन्फ्लुएंस में, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे की ओर गिर रही, यानी इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है, इसका जो वेग है, उस पर ग्रेविटी का बहुत प्रभाव पड़ रहा है और ये नीचे की ओर जा रही। अब जाते जाते क्या होता है, बी बिंदु पे ये पहुंचती है। बी बिंदु पे क्या होगा, आपका जो है बी बिंदु की जो ऊंचाई है वो हम कहाँ से लेते हैं, इनिशियल पॉइंट से, तो h है, इसलिए यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी से बी की ओर जाते हुए जो चाल है या जो वेग है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और कितना कम हुआ है, सॉरी वेग जो है वो अधिक होता जा रहा है, और कितना अधिक हुआ है आपका u, पहले 0 था अब हम u मान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी हाइट कम होती जा रही है जो कि स्मॉल h। ठीक है, अब वेग क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, यानी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो जाएगी हाफ mu स्क्वायर बी बिंदु।
तो यहाँ पर आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो होगी mgh प्लस हाफ mu। ठीक है, अब ये वस्तु नीचे आती है और कहाँ पे पहुंचती है? आपके इनिशियल पॉइंट पर या ग्राउंड पर, जहां से आप इसको मान रहे हैं। ग्राउंड पर जब ये पहुंचती है तो इस केस में भी आपकी हाइट जो है वो 0 हो गई है और वेग जो है वो मैक्सिमम हो गया है, कितना? u। तो यहाँ पे जो आपका मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगा mg इंटू 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mu का स्क्वायर, यानी मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर हो गई? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है, जब भी वस्तु क्या करती है? ऊपर से नीचे आती है, जब भी वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो ऊपर क्या होता है? आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होता है। और वहीं जब नीचे आती है तो क्या होता है? आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी 0 और काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे आपकी मैक्सिमम होती है यानी अधिकतम होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। अब जैसे कि हमने बात की, क्या कहा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका जो योग होता है वो कांस्टेंट होता है यानी एक नियतांक होता है। यानी ये जो प्रक्रिया है इसमें आपकी जो प्रोसेस है ये बिल्कुल स्थिर रहती है और यहाँ पे जो आपका दोनों का सम है यानी मैकेनिकल एनर्जी और जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग है वो आपका जो है एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, जो कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो आपका स्थितिज ऊर्जा है और जो आपकी गतिज ऊर्जा है इनका जो योग होता है वो आपकी कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं फ्री फॉल। बेसिकली यहाँ पे जो हमने कंडीशन देखी थी, ये वाली कंडीशन, ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट, तो ये आपकी फ्री फॉल यानी मुक्त पतन की ही कंडीशन है। क्या है ये? मुक्त पतन यानी फ्री फॉल की कंडीशन है। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है? फ्री फॉल की कंडीशन है, मुक्त पतन की ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो फ्री फॉल की कंडीशन में क्या होता है? फ्री फॉल की कंडीशन में we find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appear as equals to amount of increase in kinetic energy। क्या देखा गया है? जब भी कोई वस्तु फ्री फॉल में या मुक्त पतन में गिरती है तो जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, वहीं गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी जितना आपकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो यानी जब भी आपकी वस्तु इस तरीके से नीचे गिरती है, हमने अभी जो उदाहरण देखा उसमें भी ये देखा है कि आपकी क्या होती है, जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो उसी अमाउंट से बढ़ती है जिस अमाउंट से आपकी स्थितिज ऊर्जा या जिस मात्रा में आपकी स्थितिज ऊर्जा घटती है।
ठीक है, जैसे आपकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी वैसे ही आपकी गतिज ऊर्जा उतने ही अमाउंट में बढ़ती है। और किसकी कंडीशन है? फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी मुक्त पतन। मुक्त पतन यानी जिसमें वस्तु जो है ग्रेविटेशन या ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे की ओर गिरती। There is thus a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy. इसलिए क्या होता है, यहाँ पर लगातार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में लगातार जो आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के बेस पे जो आपके प्रश्न हैं उनके। तो आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती। यहाँ पे आपको पूछा है कि कोई भी आपकी वस्तु है उसमें गतिज ऊर्जा है तो उसे आप क्या कहें। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, तो जैसे कि हम जब टॉपिक पढ़ रहे थे उस समय हमने समझा था गतिज ऊर्जा, गति यानी स्पीड, यानी हम क्या बात कर रहे हैं, गति की बात कर रहे हैं। यानी वह ऊर्जा जो गति के कारण या स्पीड के कारण या मोशन के कारण, बेसिकली क्या कहते हैं हम, मोशन यानी गति के कारण। ठीक है, वह ऊर्जा जो आपकी किसके कारण होती है, गति के कारण होती है, उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यानी जब भी कोई वस्तु गति कर रही है, जो भी वस्तु गति करती है उस पर गतिज ऊर्जा होती है। जैसे कि एक बॉल आपने ली और आपने ग्राउंड पे रख दी, अब उसे आप क्या करते हो, किक मारते हो। किक मारने से क्या होता है, उस पर बल लगता है और वो गति करने लगता है। अब ये जो वस्तु है इसमें जो ऊर्जा है, ये जो बॉल है इसमें जो ऊर्जा है वही आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is termed as mechanical energy और kinetic energy। ठीक है, क्या कहा गया है, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में होती है और वस्तु की गति के कारण, वस्तु की गति के कारण होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यानी या फिर काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली किसकी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की। एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हर एक गतिमान वस्तु में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। A body uses mechanical energy to try to work। अब ये जो गतिज ऊर्जा होती है इससे क्या होता है, कार्य होता है। जैसे हमने बात की थी कि आपकी जो है कोई वस्तु मूव कर रही है तो उससे क्या हो रहा है, कार्य होता है। जैसे कि आपकी जो है कोई वस्तु जो है हम क्या करते हैं, उसको मूव कराते, गति कराते। तो गति कराते क्या होता है, आप वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर पाते हैं, रख पाते हैं। तो यानी क्या हो रहा है, वस्तु को गति देकर या उसे गतिमान कर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। और उस वस्तु में कौन सी ऊर्जा है इस समय, गतिज ऊर्जा। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर इज एम्प्लॉयड इन ड्राइविंग अ नेल इन अ लॉग ऑफ वुड। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एयर इज एम्प्लॉयड टू रन विंड मिल्स एक्सेट्रा। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हैमर की, हथौड़ी, आपको कील को दरवाजे पे लगाना है तो आप क्या करते हो, हथौड़ा लेते हो, कील लेते हो, कील के ऊपर हथौड़ा मारते हो, यानी आप क्या कर रहे हो, गति कर रहे हो। अब इस हथौड़े में क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि हथौड़ा क्या कर रहा है, मूव, गति कर, और इसी गति के कारण क्या हुआ, कील आपकी लकड़ी में धंस गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हैमर है, जो आपकी जो भी आपकी जो है हथौड़ी है, उस पे हम जब उसे मूव करते, गति करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, लकड़ी पर जो है कील धंस जाती है। तो ये भी आप देख सकते हो कि जो आपका हैमर है, जो आपकी हथौड़ी है, उसकी गतिज ऊर्जा के कारण ही आपकी कील जो है दरवाजे में धंस गई। यानी हैमर की या जो हथौड़ी है उसकी गतिज ऊर्जा के कारण हम कार्य कर पा रहे हैं। कौन सा कार्य, जो है कील को लकड़ी पर डाल पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एयर इज एम्प्लॉयड टू रन विंडमिल एक्सेट्रा। इसी तरीके से जो आपकी विंडमिल होती है, ठीक है, विंडमिल होती है जो आपकी उसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो आपकी विंडमिल होती है, पवन चक्कियां होती हैं, उसमें क्या होता है, जो उसकी ब्लेड्स होती हैं वो तेज हवा के कारण घूमती। तो तेज हवा के कारण क्या हो रहा है, आपकी जो है विंडमिल की जो उसकी ब्लेड है वो मूव कर रही है, गति कर रही है, गतिमान कर रही है, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और उसके कारण क्या हो रहा है, कार्य हो। ठीक है, किसी पिंड द्वारा अपनी गति के आधार पर धारण की गई ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक गतिमान वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा होती है। एक शरीर काम करने की कोशिश करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करता है। हथौड़े की गतिज ऊर्जा, हथौड़े की गतिज ऊर्जा का उपयोग लकड़ी के लट्ठे में या लकड़ी के जो आपका दरवाजा होता है उसमें क्या कील ठोकने में किया जाता है। हवा की यांत्रिक ऊर्जा पवन चक्कियों आदि को चलाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, आप इसे नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। आप ये जानते हैं काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है, वस्तु की गति के कारण। इसका अगर हम एक्सप्रेशन या फॉर्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है, एम वस्तु का द्रव्यमान है, वी क्या है, वी जो है वस्तु का वेग। ठीक है, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। यही आपका काइनेटिक एनर्जी का क्या है, एक्सप्रेशन है। तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1/2 mv square, where m is the mass of the object and v is the speed of the object। जहाँ पे m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या है, वस्तु की गति या चाल। काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु का हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान तथा v वस्तु का क्या है, गति है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। यानी क्या कहा गया है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, और ये जो वस्तु है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से, वेग से चलता है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो 25 जूल है। What will be its kinetic energy? अब आपसे पूछा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी when its velocity is double, जब इसके वेग को हम दुगना कर दें। What will be its kinetic energy when its velocity is increased to 3 times? और इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी अगर हम इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दें। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है इसे हम नोट करें। आपको क्या दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल एम, ठीक है, दिया जो है आपका स्मॉल एम है, हम मान लेते हैं एम, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, वस्तु का वेग कितना दिया है आपको, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी v की वैल्यू कितनी दी है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है, 25 जूल, ठीक है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, इसे नोट करेंगे। अब हम m का मान निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, इसका मान कितना है, 25 जूल, ठीक है, 25 जूल है। 15 मीटर प्रति सेकंड क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। 25 जूल हाफ 15 मीटर, ठीक है, 15 का स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 आएगा यहाँ पे। सॉल्व करेंगे इसे, m की वैल्यू हो जाएगी 2 गुना 25 बटा 5 गुना 5, 5 5 क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे m आ गया 2 kg, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो द्रव्यमान आया है वो 2 kg आया है, ठीक है। अब आपको क्या कहा है कि अगर हम वेग को 2 गुना कर दें, क्या कर दे, वेग को 2 गुना डबल कर, यानी डबल कर दे, तो आपका जो वेग है, वेग कितना है, 5 है, v हो जाएगा, v डैश हो जाएगा 2v, ठीक है। तो v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुना 5 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m, कितना है 2, v का स्क्वायर यानी 10 गुना 10, 2 से 2 कैंसिल यानी 100 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो आपका गतिज ऊर्जा आई है कितनी आई है, 100 जूल, ये आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है, नोट करें। अब नेक्स्ट पार्ट में है कि वेग 3 गुना कर दिया जाए यानी 3 टाइम्स कर दिया जाए, वेग 3 गुना, ठीक है, 3 गुना कर दिया यानी ट्रिपल कर, ठीक है, ट्रिपल कर आपका, ठीक है। तो यानी v डबल डैश हो जाएगा 3 इंटू वी, यानी 3 इंटू वी का मान कितना है आपका 5, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ m v का स्क्वायर, हाफ m कितना है 2, v का स्क्वायर यानी 15 गुणा 15, ठीक है। सॉल्व करेंगे,
तो ये आ गया आपका 225 जूल। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो गतिज ऊर्जा आई है इस केस में वो कितनी आई है, 225 जूल। तो अब लिखेंगे गतिज ऊर्जा 225 जूल। ठीक है, नोट करेंगे, तो आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो आपका अगला कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की दर। अब जब भी हम कार्य करने की दर की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी समय पर आप कितना कार्य कर पा रहे हैं। तो किसी समय पर कितना कार्य आप कर पा रहे हैं, इसे ही हम पावर यानी शक्ति कहते हैं। तो पावर यानी शक्ति क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हम पावर या शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर या वह दर जिससे ऊर्जा का जो है ट्रांसफर यानी स्थानांतरण होता है या रूपांतरण होता है, वही हम क्या कहते हैं, कार्य करने की दर कहलाती है। ठीक है, यानी W/T या आप लिख सकते हैं E/T। ठीक है, if an agent does a work W in time T, then the power is given by W/T। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी वॉट होती है। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, नोट करें। तो बच्चों, आज हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट होती है, ठीक है, हमने इसे फ्री फॉल यानी मुक्त पतन में देखा। आप नीचे से ऊपर वस्तु फेंकते हैं तब हमने इसको जाना कि किस तरीके से ये रूपांतरित होती है। इसके बेस में हमने कुछ क्वेश्चन करे, साथ ही साथ हमने कार्य करने की दर के कॉन्सेप्ट को भी समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।